हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हम उन टॉपिक्स में देखेंगे कि अपना जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से कैसे बन सकते हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आ ही सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन जैसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड ये सारे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के और इस चैप्टर में। ठीक है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे बनती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे होता है, समथिंग सबके मन में ये क्वेश्चंस होता है ऑफ कोर्स। तो अगर एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन को उस चीज़ के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि इस चीज़ को अगर अपन को बाई चांस डेफिनेशन नहीं आती है तो आप उस चीज़ को डील कैसे करेंगे। अगर आपको समझा होगा आपने तो आप उसको समझ के अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है अपन वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जैसे मैंने आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा एटम्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो जब एक एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब वो एक ऑर्बिट में पूरा अरेंज होता है सारी चीज़ें, तो आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल जो लास्ट ऑर्बिट होता है जो उनका, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उनमें जो फोर्स लग रही होती है, अट्रैक्शन फोर्स लग रही होती है न्यूक्लियस से, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, तो जो बिल्कुल जो लास्ट वाले ऑर्बिट्स होते हैं ना उनमें क्या होता है, बहुत कम लग पाती है। समझ रहे हैं। तो मतलब जो पास वाले होते हैं उनमें तो बहुत स्ट्रांगली वो अट्रैक्शन फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो बॉन्डेड रहते हैं, राइट, तो वो निकल ही नहीं पाते। बट जो लास्ट वाले होते हैं वो थोड़े से लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो क्या होता है, ईजीली फ्री हो जाते हैं, राइट। तो उनको ही अपन क्या बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स बहुत कम लग रही होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं ऑर्बिट से। ठीक है, तो वो ऑर्बिट में से निकल जाते हैं जब वो फ्री हो जाते हैं, राइट, क्योंकि उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम लग रही होती है। वो जब निकलेंगे तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, राइट। तो जब वो मूव करते हैं तो उनमें क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि करंट तो हमेशा मेटलिक जो भी आइटम होता है वो उसमें ही फ़्लो कर सकता है, राइट। तो मतलब किसी भी अगर मेटल को भी आयरन का रॉड वगैरह है या फिर कुछ भी, एक अपने को कोई भी क्यूब दे दिया किसी भी मेटल का, तो उसमें अपन जैसे ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड वगैरह की, तो आप लोग बोलेंगे इसमें ये तो एक मेटल है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी सारे होंगे, तो ये इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री ज़रूर होते हैं, बट क्या होता है उसमें कोई एक आपके पास टर्मिनल नहीं होता है, कोई बैटरी नहीं लगी होती है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते। उनका कोई एक डिसाइड नहीं होता है कि उनको किस डायरेक्शन में मूव करना है। दैट्स वाई कोई बैटरी लगी नहीं होती है ऐसे मटेरियल्स में। कोई भी ज्वेलरी आप लेंगे उसमें कुछ भी नहीं लगा होता है बैटरी वगैरह, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, डेफिनेटली होते हैं, बट उसमें कुछ भी बैटरी नहीं लगी होती है। दैट्स वाई वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से उनमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने आप से इक्वली कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स, उनका पर्टिकुलर एक डिसाइड नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए उनमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, कि जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको ही अपन करंट बोल सकते हैं, क्योंकि उससे ही करंट फ्लो हो जाता है। समझ रहे हैं आप। एंड उसके बाद पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या, जब करंट पर्टिकुलर एक पाथ में फ़्लो कर रहा है, किसी भी, जैसे अपन ने कोई भी एक कंटेनर ले लिया, कुछ भी एक ऐसे अपन ने ले लिया, कंडक्टर होता है, जैसे अपन साइंस की भाषा में कहें तो कंडक्टर, किसी भी अपने मेटलिक कंडक्टर लिया, अब उसमें अगर अपन बैटरी, बल्ब, रजिस्टर, सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें अपन उसमें लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर उसमें ही क्या कह सकते हैं, उसको अपन एक सर्किट बना लेंगे एंड उसमें जो करंट फ्लो होगा उसी को अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। तो ऐसे किसी भी कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है
प्रॉपरली उसको ही क्या बोला जा सकता है, सर्किट बोला जा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं और क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में मेनली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके इंडेक्स क्वेश्चंस में आप लोग चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन्स क्या होता है, किसी भी पाथ में करंट फ्लो हो रहा है उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस क्या है, यूनिट ऑफ करंट डिफाइन कीजिए कि क्या होती है, एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है अपन को देखने हैं। तो ये अभी आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंड साथ साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बट अभी टॉपिक कर रहे हैं एंड देन फिर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अभी मैं सारे टॉपिक ही डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज़ अभी लाइन बाय लाइन टॉपिक्स हो जाएंगे तो आपको इजी होगा क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो अपन अब अपने थर्ड टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अक्सर लोगों को एक ऐसा थॉट आता है, एक कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो मेनली इनका काम यही होता है कि करंट को, चार्ज को एक जगह से दूसरी ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वही पोटेंशियल का एक्चुअल काम होता है। इट्स राइट, इट्स टोटली राइट। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, वो एक अननोन चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और अपन को उस चीज़ का वर्क डन निकालना होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, वो चार्ज नोन होता है, मतलब हम उस चार्ज को जानते हैं और फिर उसका वर्क डन निकाल रहे होते हैं। तो बस इसमें यही एक मेनली डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो अपन चार्ज यूज़ कर रहे होते हैं वो एक अननोन चार्ज होता है, एक जिसको कह सकते हैं इन्फानाइट चार्ज भी बोल सकते हैं, जिसका हमको कोई नामो निशान नहीं है, जिसका हमको कुछ पता नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, अपन को चार्ज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमें पता होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन दैम। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके इंडेक्स क्वेश्चन में, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो आपको इन नाम बताना है ऐसे डिवाइस के जो हेल्प करता है पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर के बीच में सारी चीज़ें मेंटेन अच्छे से रहें। तो वो कौन कौन से डिवाइस हैं, बैटरी हो गई, सेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, हेल्प करती हैं, ये डिवाइस हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कुछ ना कुछ, मतलब आपका ओम्स लॉ का यूज़ तो होगा ही होगा इन द क्वेश्चन, इन द पेपर, राइट। तो मतलब इससे बन के एक आधी क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्ज़ाम में हमेशा। तो क्या ओम्स लॉ क्या होता है, इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब करंट, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं। डेफिनेशंस तो आपकी सारी काफ़ी पढ़ी होंगी, बट मेरा मेनली यही था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाए, शेयर की जाए। तो डेफिनेशंस ऑफ कोर्स मैं एक बार और अभी लास्ट में जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगी तो उसका डेफिनेशंस आपके पास मिल जाएंगे। बट इसका मेनली यही होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो हैं साथ साथ चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का काम होता है कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ले जाना, मेनली इसका काम ये होता है। ये देख लेते हैं, फॉर्मूला इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड देख लीजिए V इज इक्वल्स टू आई आर, ये फार्मूला वगैरह भी होता है। R इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्रॉम द गिवन मेटलिक वायर, इट इज़ एट अ गिवन टेम्परेचर एंड यही है, इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ओके, तो मेनली ये आप देख लीजिए, ओम्स लॉ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, तो मेक श्योर आप इसको रेडी करके ही एग्ज़ाम्स में जाएं। ये और एक और इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग, जो फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब किस किस चीज़ पे डिपेंड्स रहता है। तो मैं आपको बता देती हूँ,
ये लेंथ पर डिपेंड रहता है, एरिया पे डिपेंड रहता है, और आप कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी रहता है, और टेम्परेचर पर ऑफकोर्स टेम्परेचर पर भी रहता है डिपेंड। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक आई थिंक क्वेश्चन भी है बीच में कि इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टर, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो 4 चीज़ों पे डिपेंड रहता है, विच इज़ लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड मटेरियल। तो बस आपको ये लिखना है। एंड क्योंकि अभी डिसाइड हुआ है, आई थिंक जो एमपी बोर्ड वाले हैं वो जानते होंगे कि ब्लूप्रिंट आ चुका है उन लोगों का। तो जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें से उनका सिर्फ 5 मार्क्स का आ रहा है। तो आई थिंक 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है नहीं। जो मॉडल पेपर दिए हैं उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बताए गए हैं सारे, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। और मेनली एक्सरसाइज आएगी, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन एक भी ना छोड़ें, एक्सरसाइज बिल्कुल ना छोड़ें। 3 नंबर का 1-2 क्वेश्चन भी आ सकता है। सो बी प्रिपेयर। ठीक है, प्रिपेयर रखिएगा चीज़ों को, जिससे आपको ईजी हो चीज़ें अप्लाई करने में। ये है रजिस्टर्स इन सीरीज़। आप लोगों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही मेनली ऊपर से ही पढ़ना है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा टॉपिक को या फिर पूरी बुक को आप रटें या फिर उस चीज़ को पूरी तरीके से पढ़ें। आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको मैं इसलिए आपको ऊपर से समझा रही हूँ कि इंसान को अगर थोड़ा बहुत भी उसके बारे में आइडिया होगा तो वो पूरा डेफिनेशन तो अपने आप ही लिख लेगा, राइट। तो सीरीज़ में क्या होता है, करंट जो है सेम रहता है। एंटायर द प्रोसेस करंट विल सेम इन सीरीज़। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द करंट इज़ द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। मतलब जो करंट है वो ईच रजिस्टर में क्या है, सेम फ्लो कर रहा होता है। मतलब जो सीरीज़ में होता है वो करंट हमेशा सेम होता है। ठीक है, एंड यही क्या होता है, आप देख लीजिए, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल्स टू IR, ये अपना ओम्स का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे अप्लाई किया गया है इन लोगों के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला आपको अगर कोई भी वैल्यू दी जाए, करंट की वैल्यू दी जाएगी, रजिस्टर्स की भी वैल्यू दी जाएगी, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, लाइक दैट। ठीक है, IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। तो करंट तो सेम ही होगा, सिर्फ रजिस्टर्स डिफरेंट होंगे। तो आपको उस तरीके से सॉल्व करना है। ये एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो आप मेक श्योर करिएगा न्यूमेरिकल एक भी ना छोड़ें, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल NCERT की बुक में से ही आते हैं, और जो एग्जांपल्स होते हैं उनमें से भी एक आधी आ जाता है। एंड रजिस्टर इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है, जैसे सीरीज़ में करंट सेम होता है वैसे पैरेलल में क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रजिस्टर डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, बस याद रखिएगा कि उसमें ना जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते तो उसमें देखिएगा बिल्कुल सीरीज से लगे होते हैं, चीज़ें सीरीज़ वाइज होती हैं। मतलब जैसे करंट है, तो जैसे आपको कोई भी वैल्यू दी जाएगी, तो जैसे 2 + 3 + 4 प्लस वाइज दे जाएंगी एंड सीरीज़ वाइज। ठीक है, आपका लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट इसमें क्या हो जाता है, इसमें आप वन में चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इनमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और याद रखिएगा उसमें करंट सेम होता है, सीरीज़ में करंट सेम होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अपना पैरेलल में। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ें हैं, बाकी है नहीं, बाकी कुछ एक्चुअल में ज़्यादा नहीं है पैरेलल और सीरीज़ में। उसके बाद आ जाते हैं एक और टॉपिक के पास, विच इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप ज़्यादा देर तक अगर उसको चलाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो आपने देखा होगा, फॉर एन एग्जाम्पल आप अपने घर के पंखों को भी देख सकते हैं, फैंस जो होते हैं अपने घर के, अगर वो लॉन्ग टाइम तक चलते रहें इन अ हाई वोल्टेज। ठीक है, अगर अपन काफ़ी सारे वोल्टेज अपन को उसको दिया हुआ है, पहली बात तो उसमें करंट अच्छा खासा फ्लो हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फ्लो हो रही हैं, अच्छे से काम कर रहा है, और वो बहुत तेज़ चल रहा है और बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या हो जाता है, पंखा क्या होता है, एक टाइम पे गर्म हो जाना स्टार्ट हो जाता है।
उसके अंदर जो मशीन्स लगी होती हैं, जो बैटरीज लगी होती हैं, क्या हो जाती है एक टाइम पे बहुत गर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा अपने फ़ोन्स होते हैं, फ़ोन्स की बैटरी अगर बहुत देर तक चार्जिंग पे लगा रहे तो बहुत गर्म हो जाता है। ऐसी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं जो कि अगर अपन मैनी टाइम अगर काफ़ी सारा वोल्टेज, क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या हो जाता है डीसी करंट बहुत प्रॉपरली उसको अपन दे रहे हैं, राइट। जैसे करंट, जैसे अपन ने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, अब क्या है अपने चार्जर में क्या आता है, डीसी करंट आ रहा है, डायरेक्ट करंट आ रहा है, तो अपने वो फ़ोन चार्ज हो रहा है तो वो कंटिन्यूस आ रहा है एंड देन एक एक पीक द पॉइंट अब क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस यही है इसमें एक थॉट यही है कि कोई भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ जो हो जाती है, अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक आप मतलब कह सकते हैं उसको आप रन कराते रहें ना हाई वोल्टेज एंड करंट प्रॉपरली, तो वो क्या हो जाता है एक अपना गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। गाड़ी का इंजन भी देखा होगा, अगर वो काफ़ी देर तक चली रही है तो क्या हो जाएगा एक पॉइंट पे वो गर्म इतना हो जाता है कि उसमें पानी वानी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अपन को यूज़ करनी पड़ती हैं। तो यही है इसका मेन मतलब कि हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, की करंट की वजह से अपन को हीटिंग इफ़ेक्ट कैसे देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे ही मिल सकता है क्योंकि अपन करंट इतना कंटिन्यूस देते रहेंगे किसी भी चीज़ में तो क्या हो जाएगा एक पॉइंट पे वो चीज़ गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और कभी कभार शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं, कोई भी चीज़ ब्लास्ट वगैरह भी हो जाती है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा करंट अपन दे देते हैं कि वो कह सकते हैं सहन ही नहीं कर पाता है, वो फट जाता है, ठीक है। तो यही एक्चुअली हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। ये देखिए आप, अब मैं आपको एक्चुअली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़े से इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो कि आपके इंडेक्स में हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब जो है आपके जो इंडेक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको एक बार वो डिस्कस साथ में मैंने किए थे एक दो डिस्कस, बट अब मैं आपको एक्चुअल में सारी जो मेन हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज इन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन्स क्या होता है, कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी पाथ में फ्लो हो उसको ही क्या बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। तो क्या होता है यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर, एम्पियर होती है, ठीक है। मतलब व्हेन वन चार्ज 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, it called 1 ampere। मतलब एक उलाम चार्ज जब एक कंडक्टर में फ़्लो करता है 1 सेकेंड तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1 एम्पियर होता है, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू Q/T। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज। अपन एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो इज इक्वल्स टू 1/1/6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आंसर आ जाएगा अपन 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज इज 6 इंटू 10⁻18, ओके। अब है पेज नंबर 174, आप लोग ये देखते जाइएगा मेन साथ में कि मैं पेज कौन सा देख रही हूँ, क्वेश्चंस कौन सा देख रही हूँ, और ये इंडेक्स क्वेश्चन है आप लोगों के चैप्टर के, तो आप चेक करिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, नेम अ डिवाइस, जो मैंने आपको बता दिया था, सेल, बैटरी, पावर सप्लाई एक्सेट्रा द हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, आप लोग देख लीजिएगा, फार्मूला बेस्ड है, ओके। अब देखिए पेज नंबर 181 इंडेक्स क्वेश्चन का
फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। मैंने वहाँ पे जब टॉपिक एक्सप्लेन कर रही थी आपको, मैंने वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बताया था कि ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं डेफिनेशन वाइज कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मतलब इन चीज़ों पर वो क्या है, अपना रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन दीज टाइप ऑफ 4 फैक्टर्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, इन 4 तरीके के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, विच इज़ लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। एंड नाउ ये सीरीज़ एंड पैरेलल के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ये सारा ऐसा ही है, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो आपके साथ मैं शेयर कर ही रही हूँ साथ में, जिससे आपके लिए मेनली हेल्प हो। ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा, ऐसे ही न्यूमेरिकल मेनली आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं एग्ज़ाम्स में एमपी बोर्ड वालों के। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद करिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। सो यस गाइस, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने वो भी आपको बता दिए हैं। और कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी। एंड मेक श्योर करिएगा कि जो टॉपिक्स बताए हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो तो यस आपके जो इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के, स्पेशली एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए वो स्पेशली ध्यान दें कि जो एनसीईआरटी के जो मेन इंडेक्स क्वेश्चन है वो लोग उसको प्रिपेयर करें, उसकी प्रैक्टिस करें, स्पेशली न्यूमेरिकल की। एंड जो उनकी परीक्षा अध्ययन वगैरह भी हैं उनमें भी वो क्वेश्चंस देखें। एंड मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो तो डेफिनेटली मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे टाइम से वो लोग आ रहे हैं। एंड प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।